अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, हाउ टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। अब यहां पे हम बहुत सारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सीखेंगे बेटा, यहां पे हम बहुत सारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सीखेंगे। उससे पहले लास्ट क्लास याद कीजिए, अपन ने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा था, पहले उसमें से बाइफरकेट करते हैं कि कौन कौन सी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो सकता है। हमने टाइप्स ऑफ कंपनी में प्राइवेट कंपनी पढ़ा था, पब्लिक कंपनी पढ़ा था, ओपीसी पढ़ा था, गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा था, होल्डिंग कंपनी पढ़ा था, सब्सिडरी कंपनी पढ़ा था, फिर उसके बाद फॉरेन कंपनी पढ़ा था, फिर उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ के बारे में, सॉरी एनपीओ नहीं समझा था, आज समझाऊंगा, एनपीओ लिख देता हूं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी होता है। फिर हमने प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में पढ़ा था। फिर एक कंपनी होती है डोरमेंट कंपनी। फिर हमने स्मॉल कंपनी, फिर हमने पढ़ा था एसोसिएट कंपनी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इतने सारे कंपनी पढ़े थे। अब देखते हैं इसमें से कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। बेटा प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, पब्लिक इनकॉर्पोरेट होती है, ओपीसी इनकॉर्पोरेट होती है। गवर्नमेंट कंपनी हमने क्या पढ़ा था, किसी कंपनी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का 51% या उससे ज्यादा स्टेक है। मुझे बताओ कंपनी बनाई है कि हमने कंट्रोल की है? कंट्रोल की है, तो इसका इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है। एग्जिस्टिंग कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है। बताओ होल्डिंग कंपनी बनाते हैं हम क्या? कंट्रोल होता है, तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का भी इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है। फॉरेन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था, हाउ टू इनकॉर्पोरेट द फॉरेन कंपनी। कौन सा फॉर्म लगता था? FC1, आरओसी को भेजते थे, उसके साथ 9 डॉक्यूमेंट्स भेजा था। कभी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई ऑल्ट्रेशन करना है तो FC2, और एनुअल रिटर्न उसके किस में जाती थी? FC4 में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकॉर्पोरेशन होगा, प्रोड्यूसर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। देन डोरमेंट कंपनी बन जाती है बेटा इनकॉर्पोरेशन के बाद, एक सिचुएशन है। स्मॉल कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं क्या? नहीं, वो तो पेड अप कैपिटल के बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि वो स्मॉल है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका काम क्या होता है? ओनली इन्वेस्टमेंट करना, तो क्या हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया? नहीं। तो अपन को सिर्फ हमारे सिलेबस से पढ़ना क्या है? प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, फॉरेन कंपनी, एनपीओ। एसोसिएट कंपनी तो कंट्रोल होता है ना भाई, 20% तुमने किसी कंपनी का शेयर्स ले लिया तो वो एसोसिएट कहलाएगी, समझा। तो मोस्टली अपन के एग्जाम में क्या आता है बेटा? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, एनपीओ, फॉरेन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। चलो बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को समझना, बहुत डेंजर चैप्टर है ये, बहुत सारे फॉर्म्स तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है बेटा, कंपनी को जब भी तुम प्रमोट करने के लिए जाओगे, सबसे पहले चूज करो कि आप कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। टाइप ऑफ कंपनी बताओ, आप कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं? प्राइवेट, पब्लिक, 1%, एनपीओ, गवर्नमेंट, कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं? ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं होता, वो तो बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या चूज करोगे? टाइप्स ऑफ कंपनी। जब आपका टाइप्स ऑफ कंपनी हो जाए तो मुझे बताओ, अगर प्राइवेट कंपनी तुम इनकॉर्पोरेट करोगे तो कितने मेंबर चाहिए? 2। पब्लिक कंपनी अगर तुम इनकॉर्पोरेट करोगे कितने मेंबर चाहिए? 7, ठीक है। 1% कंपनी तुम इनकॉर्पोरेट करोगे कितने मेंबर चाहिए? 1। तो जैसे ही आप पब्लिक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात करोगे तो आपको पहला रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करना होगा, मेंबर्स इकट्ठा करने होंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी या ओपीसी, उसके लिए क्या चाहिए? डायरेक्टर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर, 1% कंपनी के लिए कम से कम 1 डायरेक्टर। डायरेक्टर्स की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए? टाइप्स ऑफ कंपनी, फिर उनके मेंबर्स का अरेंजमेंट, कम से कम कितने? 2, 7 या 1, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपनी। क्लियर है। फिर डायरेक्टर, ठीक है। और याद है मैंने बताया था, जब भी कोई इंसान डायरेक्टर बनता है तो उसके पास डिन नंबर होना चाहिए। तो वो क्या करेगा बेटा? डिन का एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेगा। कहां पे? MCA की वेबसाइट पे। समझ में आया? तो देखिए आपके नोट्स में सबसे पहला वही लिखा हुआ है, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ कंपनी। फिर सेकेंड क्या लिखा हुआ है? प्राइमरली रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? डायरेक्टर के पास डिन होना चाहिए, और रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। बेटा उसी बुक में है, सेम बुक में देखो, प्रमोशन जहां पे खत्म होता है उसके जस्ट बाद। क्लियर है? याद रहेगा? तो 2 बातें समझ में आ गई। पहले क्या करना है? टाइप्स, फिर क्या करना है? सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स,
फिर डायरेक्टर, और उन डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग क्या चाहिए? डिन। डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग क्या चाहिए बेटा? डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब एक बात समझना, जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है इसको कैसे लेते हैं, इसका दो तरीका है बेटा। एक तो ये तरीका है कि तुम स्पाइस प्लस के मेथड को यूज कर लो, और एक तरीका ये है कि आप अलग से डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करोगे? अप्लाई करोगे। तो हम दोनों तरीका समझेंगे किस तरीके से हम डिन की एप्लीकेबिलिटी करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, ये सारा रिक्वायरमेंट हो जाने के बाद आप कंपनी के अप्लाई करोगे नेम रिजर्वेशन के लिए। किस चीज के लिए अप्लाई करोगे? नेम रिजर्वेशन के लिए आप अप्लाई करोगे। जब ये सारा काम हो जाएगा तो आप कंपनी के किस में अप्लाई करोगे बेटा? नेम रिजर्वेशन के लिए आप अप्लाई करोगे। चलो, अब नेम रिजर्वेशन के लिए जरा ध्यान से एक बात को समझना बेटा, हाउ टू रिजर्व द नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके नोट्स में वो वाली बातें नहीं लिखूंगी, बता दूंगा कहां पे क्या करेक्ट करना है, पहले समझ लो। नेम रिजर्व करने के लिए पहले, बहुत पहले एक प्रोविजन हुआ करता था, INC 1 में हम अप्लाई करते थे नेम रिजर्व करने के लिए। आज के दिन वो फॉर्म बेटा खत्म हो गया, सीधा वो फॉर्म है रन मेथड। अगर आपको कंपनी का नेम रिजर्व करवाना है, कंपनी का क्या रिजर्व करवाना है? नेम रिजर्व करवाना है, तो आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज कौन से मेथड के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा? रन मेथड के थ्रू। रन का पूरा नाम है रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम, रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम। तो आपके नोट्स में देखिए INC 1 लिखा होगा, उसको कट कीजिए और वहां पे लिखिए रन मेथड। आज के दिन बेटा नाम कैसे रिजर्व होगा? रन मेथड के थ्रू रिजर्व होगा। कौन से मेथड के थ्रू? रन मेथड के थ्रू रिजर्व होगा। CMA वाले बच्चे लिखते रहो नोटबुक में, आपके मॉड्यूल में भी नहीं लिखा होगा ये। रन मेथड के थ्रू क्या होगा बेटा? नाम रिजर्व होगा। रन का पूरा नाम क्या है? रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम। ये रन मेथड कहां पे मिलेगा? जब आप MCA की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहां पे ये रन मेथड दिख जाएगा। जैसे आप रन मेथड को क्लिक करोगे, एक फॉर्म बेटा निकल के आएगा। उस फॉर्म में आपको कंपनी की सारी डिटेल्स भरनी है। उस फॉर्म में आपको कंपनी की क्या भरनी है बेटा? सारी डिटेल्स भरनी है। रन मेथड के थ्रू, रन मेथड के थ्रू, अब ध्यान से बेटा, नेम को रिजर्व करवाने के लिए दो अलग अलग बातें हैं। या तो आप रन मेथड के थ्रू नेम को रिजर्व करवा सकते हैं, या तो आप नेम को रिजर्व करवा सकते हैं स्पाइस प्लस के थ्रू। किसके थ्रू? स्पाइस प्लस फॉर्म। इसका नाम है बेटा INC 32, INC 32। या तो आप नेम को रिजर्व करवा सकते हैं रन मेथड के थ्रू, या डायरेक्टली आप INC 32, क्या बोल रहे हो? रन मेथड के थ्रू रिजर्व करवा सकते हो, या फिर स्पाइस प्लस फॉर्म के थ्रू आप क्या करवा सकते हो बेटा? रिजर्व करवा सकते हो। ठीक है, स्पाइस प्लस का फॉर्म का नाम क्या? INC 32। ठीक है, पहले इसका नाम सीधा स्पाइस था, अभी स्पाइस प्लस हुआ है। क्यों प्लस हुआ है? क्योंकि दो बातें इसमें नई ऐड हो गई है। पहले सिर्फ क्या था? स्पाइस। तो INC 32 या फिर रन मेथड के थ्रू आप क्या करोगे? नाम को रिजर्व करवाओगे। नाम जो भी आपका रिजर्व होगा वो सिर्फ 15 दिनों के लिए रिजर्व होगा बेटा। कितने दिनों के लिए रिजर्व होगा? 15 डेज के लिए आपका नाम जो भी रिजर्व होगा वो सिर्फ कितने दिन, सॉरी, नाम जो भी रिजर्व होगा बेटा वो 20 डेज के लिए रिजर्व होगा। कितने दिनों के लिए रिजर्व होगा? 20 डेज के लिए आपका नाम रिजर्व होगा। फॉर एग्जांपल, आपका नाम अगर 1 तारीख को रिजर्व हो के आपके पास रिजर्वेशन लेटर आ गया कि बेटा मैंने तेरा नाम रिजर्व कर दिया है, वो मैक्सिमम कितने दिनों के लिए रिजर्व होता है? 20 डेज के लिए रिजर्व होता है। पहले बेटा 60 डेज हुआ करता था, अभी वो पीरियड कितना हो चुका है? 20 डेज के लिए वो रिजर्व होगा। तो रन मेथड के थ्रू नाम कितने दिनों के लिए रिजर्व होगा? 20 डेज के लिए। करेक्ट है? अब ध्यान से बेटा, 20 डेज के लिए जो नाम आपका रिजर्व होगा, इस 20 डेज के अंदर में आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का स्टेप ले लेना है। अगर आपने 20 डेज में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का स्टेप नहीं लिया तो यह नाम लैप्स हो जाएगा। यह नाम क्या हो जाएगा बेटा? लैप्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। कभी कभी क्या होता है, अपन ने रन मेथड में नाम के लिए अप्लाई किया, लेकिन मेरा नाम जो है वो दूसरे कंपनी के नाम के साथ मैच कर गया, तो ROC मेरे लेटर को क्या कर देगा? रिजेक्ट। ROC मेरे लेटर को क्या कर देगा बेटा? रिजेक्ट। तो आपके पास फिर अगेन टाइम है 15 दिनों के अंदर में, 15 डेज के अंदर में आप दोबारा फॉर्म फाइल कर सकते हैं।
15 डेज के अंदर में आप दोबारा फॉर्म फाइल कर सकते हैं। लेकिन नाम जब भी रिजर्व होकर आया सिर्फ कितने दिनों के लिए रिजर्व रहेगा, 20 दिन। 20 डेज के अंदर में आपको इनकॉर्पोरेशन का स्टेप ले लेना है। अगर आपने इनकॉर्पोरेशन का स्टेप नहीं लिया तो फिर बेटा आपका नाम क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के दो अलग अलग तरीके हैं बेटा। हमने नाम रिजर्वेशन सीख लिया, कैसे याद रखना है, रन मेथड पे अप्लाई करेंगे। रन मेथड से नाम कितने दिनों के लिए रिजर्व रहता है, 20 डेज के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने अप्लाई किया और मेरा नाम रिजेक्ट हो गया तो मैं रीसबमिट कर सकता हूं, मैं रीसबमिट कर सकता हूं दोबारा 15 दिनों के अंदर में। करेक्ट है, मेरा नाम रिजर्व होके आ गया। अब मुझे क्या लेना है, इनकॉर्पोरेशन का स्टेप लेना है। तो पहले पता कीजिए कि आपके सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम लेस देन और इक्वल्स टू 7 है, और अगर आपके सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मोर देन 7 है, आपके सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम क्या है बेटा, मोर देन 7 है। यहां पे मैंने क्या बोला, लेस देन और इक्वल टू 7, और यहां पे क्या बोल रहा हूं, मोर देन 7। अगर आपके सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम लेस देन और इक्वल टू 7 है तो प्रोसीजर अलग है, और अगर मोर देन 7 है तो प्रोसीजर अलग है। पहले हम समझते हैं मोर देन 7 वाले का प्रोसीजर क्या है। समझना, ये सारी बातें बेटा नोट्स में लिखी हुई, सिर्फ सुनने पे ध्यान दो। अगर आपके सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, मतलब प्रमोटर की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके प्रमोटर 7 से ज्यादा है तो आपका जो इनकॉर्पोरेशन होगा वो फिजिकल रूट में होता है। ठीक है, कुछ फॉर्म्स ऑनलाइन जाएंगे, कुछ फॉर्म्स ऑफलाइन जाएंगे। लेकिन आपके सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इक्वल्स टू और लेस देन 7 है तो आपका इनकॉर्पोरेशन ऑलवेज ऑनलाइन रूट से होगा। ऑलवेज कैसे होगा, ऑनलाइन रूट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये ऑनलाइन रूट है और ये ऑफलाइन रूट है। ये कौन सा रूट है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, ध्यान से। ऑफलाइन रूट में सबसे पहले आपको एक फॉर्म फाइल करना होगा, INC 7। ये इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है। INC 7 किसका फॉर्म है, इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है। अब ध्यान से, जब ये फॉर्म फाइल करेंगे आप इनकॉर्पोरेशन का, इसके साथ अटैच कर दीजिएगा क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी। दो कॉपी आपको अटैच करनी है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की दो कॉपी आपको अटैच करनी है। ध्यान से याद ये रखिएगा कि जो आप मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की दो कॉपी अटैच करेंगे, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की दो कॉपी अटैच करेंगे, उसमें से एक कॉपी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे होना चाहिए। एक के ऊपर क्या होना चाहिए, स्टैंप ड्यूटी पे हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा INC 8। INC 8 में 3 प्रोफेशनल्स में से किसी एक की सिग्नेचर चाहिए, किसी एक की ऑथेंटिकेशन चाहिए कि कंपनी जो भी पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, जो भी काम कर रहा है वो सब कुछ सही है, गलत वो कुछ भी नहीं कर रहा। 3 लोग कौन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग लॉयर। क्या बोला मैंने, INC 8 में ऑथेंटिकेशन किसकी चाहिए, 3 प्रोफेशनल्स की। कौन कौन से, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या प्रैक्टिसिंग लॉयर। ठीक है, उसका मुझे सिग्नेचर चाहिए। फिर उसके बाद एक फॉर्म लगेगा बेटा INC 9। INC 9 में जो भी कंपनी के डायरेक्टर हैं उनका ऑथेंटिकेशन चाहिए कि हम लोग कंपनी में सिर्फ डायरेक्टर के अलावा और किसी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है, और हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं वो अप टू डेटेड है, उसमें हमने कोई वॉयलेशन या चीटिंग नहीं किया है। इसकी डिक्लेरेशन कौन देगा, डायरेक्टर देगा INC 9 में। उसके बाद एक फॉर्म जाएगा बेटा INC 10, जिसमें जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होंगे, जो भी कंपनी के कौन होंगे, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मतलब प्रमोटर, उनकी पूरी डिटेल, नाम क्या, उनका रहते कहाँ है, एड्रेस क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, करते क्या है, ठीक है, ये सारा डिटेल उनका चाहिए। समझ में आ रहा, INC 10 में साथ में उनका सिग्नेचर भी चाहिए। करेक्ट है। फिर उसके बाद हमें एक और फॉर्म फाइल करना पड़ेगा INC 22 जो रजिस्टर्ड ऑफिस के रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल की बात करता है। लेकिन ध्यान से यहां पे एक बात है, सेक्शन नंबर 12 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपने INC 22 इस टाइम पे नहीं भी फाइल किया तो चलेगा। अगर आपने INC 22 इस टाइम पे नहीं भी फाइल किया तो चलेगा। आप कब फाइल कर सकते हैं, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए उसके 30 डेज के अंदर में आप INC 22 फाइल कर सकते हैं। अगर यहां पे नहीं भी फाइल किया तो चलेगा, लेकिन जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए उसके 30 डेज में आप क्या फाइल कर सकते हैं, INC 22 फाइल कर सकते हैं। INC 22 कब फाइल की जाती है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एग्जैक्ट डिटेल बताने के लिए पिन कोड के साथ।
आ रही है बातें समझ में? तो जितनी बार तुम रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ छेड़खानी करोगे उतनी बार क्या लगेगा? INC 22। जितनी बार रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ छेड़खानी करोगे उतनी बार क्या लगेगा बेटा? INC 22। क्लियर है? इसके बाद जो भी कंपनी के डायरेक्टर बने हैं उसकी इंफॉर्मेशन कंपनी देगा आरओसी को, किसमें? DIR 12 में। किसमें देगा? DIR 12 में। तो नेक्स्ट फॉर्म कौन सा जाएगा बेटा? DIR 12, जिसमें आरओसी को इंफॉर्मेशन जाएगा कि कंपनी ने सारे डिटेल्स डायरेक्टर के दिए हैं या नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। यहां पे क्या है बेटा? 7 से ज्यादा सब्सक्राइबर है तो यहां पे डायरेक्टर को अपना डिल लेना पड़ेगा, और डायरेक्टर को डिल लेने के लिए फॉर्म है DIR 3। डायरेक्टर को डिल लेने के लिए फॉर्म कौन सा है? DIR 3। वो कहां जाके मिलेगा उसको? MC की साइट पे जाके बोलेगा। लेकिन यहां पे वो चाहे तो DIR 3 भी इस्तेमाल कर सकता है या स्पाइस प्लस में ही हो जाएगा, लेकिन यहां पे पक्का मतलब क्या? DIR 3 तब लगता है जब एक टाइम पे 3 से ज्यादा डायरेक्टर होते हैं। अप टू 3 डायरेक्टर हैं तो आप स्पाइस प्लस के थ्रू भी क्या ले सकते हो? डिन नंबर ले सकते हो। लेकिन 7 से ज्यादा ही कंपनी का वो है, 3 से ज्यादा डायरेक्टर रख रहे हैं तो आपको फिर DIR 3 लगाना पड़ेगा। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? कोई डाउट? यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा बेटा, INC 35। कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? INC 35। इस फॉर्म का नाम है अजाइल प्रो। इस फॉर्म का नाम क्या है बेटा? अजाइल प्रो, AGILE प्रो, INC 35 अजाइल प्रो। अब ये अजाइल प्रो क्या है? अजाइल प्रो में आपको 5 डिटेल्स देना होता है बेटा। अजाइल प्रो में आपको कितने डिटेल्स देनी होती है? 5 डिटेल देनी होती है। कौन कौन सी 5 डिटेल देनी होती है? 1 मिनट रुको। देखो अजाइल प्रो में आपको कौन कौन सी डिटेल देनी होती है। अजाइल प्रो में आपको एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का डिटेल देना होगा। ठीक है, अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, पेंशन में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल, ये सारा बेटा किस में देना होगा? अजाइल प्रो में आपको डिटेल देना होगा। देखो अजाइल प्रो में कौन कौन सा डिटेल जाता है? आपका GST नंबर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नंबर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल। किसकी? बैंक अकाउंट की डिटेल। ये सारे ट्रांजैक्शन आपको किस में देने होंगे? अजाइल प्रो में, INC 35 में। हाँ, इसमें एक और चीज आता है, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। तो INC 35 में आपको 5 चीजें देनी है बेटा। कौन कौन सा? GST नंबर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नंबर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, फिर बैंक अकाउंट और प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन। ये 5 चीजें किस में देनी है आपको? अजाइल प्रो में। अगर ये सारा डिटेल्स आपका सब कुछ सही गया तो आपको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 11 में। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसमें मिल जाएगा आपको? INC 11 में। ऐसा फंडा आपको कब अप्लाई करना है? जब आपके कंपनी में 7 से ज्यादा मेंबर हैं। तो दोबारा बोल रहा हूं, 7 से ज्यादा मेंबर के लिए प्रोविजन क्या? INC 7 किसका फॉर्म है? इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है। मेमोरेंडम की 2 कॉपी, आर्टिकल की 2 कॉपी, इसमें से एक क्या होना चाहिए? स्टैम्प्ड होना चाहिए। फिर INC 8 में किसकी डिटेल चाहिए? किसका ऑथेंटिकेशन चाहिए? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग लॉयर। INC 9 में सब्सक्राइबर डायरेक्टर के इंटरेस्ट चाहिए, डायरेक्टर्स के डिटेल चाहिए, और वो ये इस बात की ऑथेंटिकेशन करें कि जो भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। INC 10 में जितने भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है उनका डिटेल्स चाहिए। INC 22 में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल चाहिए। ये डॉक्यूमेंट अगर आप इस टाइम नहीं भी फाइल करोगे तो चलेगा, लेकिन इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज में आपको फाइल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद DIR 12 कंपनी फाइल करेगी किसको? ROC को, फुल डिटेल्स अबाउट द डायरेक्टर्स।
और INC 35 में 5 चीजें, जीएसटी नंबर, तुम्हारा प्रोविडेंट फंड नंबर, तुम्हारा ESI नंबर, तुम्हारा बैंक अकाउंट्स का डिटेल और तुम्हारा प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज चाहिए। अगर सब कुछ सही रहा तो INC 11 में क्या मिल जाएगा आपको, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा तो वहां पे सिन नंबर मिलेगा, तो मैं इसका वाला सिन नंबर और इसका वाला सिन नंबर दोनों एक साथ डील कर दूंगा। यहां तक समझ में आ गया। अभी हमने कौन सी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सीखा है जिसमें सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कितने हैं बेटा, 7 से ज्यादा। ठीक है, अब सीख रहे हैं उन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जिसमें सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मैक्स टू मैक्स कितने होंगे बेटा, 7। मैक्स टू मैक्स कितने होंगे, 7। ध्यान से, ये पूरी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन बेटा कैसे होता है, ऑनलाइन मोड में होता है। इसके लिए आपको स्पाइस प्लस का फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, दैट इज INC 32। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको MOA फाइल करना पड़ेगा बेटा INC 33 में। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको AOA फाइल करना पड़ेगा किसमें, INC 34 में। ठीक है, और साथ में जो हमने वहां पे पढ़ा था ना, INC 8, INC 9, INC 10, फिर INC 22, DIR 12, ये सब आ जाएगी, INC 35 ये सब जाएगा। बस 2-3 चीज, और ये सारे के सारे बेटा ई फॉर्म्स है, सब के सब ई फॉर्म्स है। ये तीनों जो फॉर्म है ये सब क्या है, ई फॉर्म है, INC 32, 33, 34। ठीक है, तो ये सारे आप फॉर्म फाइल करोगे, सब कुछ सही रहा तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन ध्यान से, ये वाला प्रोविजन तब लगाना है जब तुम NPO नहीं बना रहे हो। 7 से कम सब्सक्राइबर तो है लेकिन कंपनी नॉन प्रॉफिट नहीं है। अगर नॉन प्रॉफिट होगा तो उसके लिए फॉर्म्स अलग है। ये कौन सी कंपनी है, अदर देन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर नॉन प्रॉफिट होगा तो उसके लिए सेक्शंस अलग है। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैसे इनकॉर्पोरेशन करते हो बाद में देखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। जब आप ये सारे फॉर्म्स फाइल कर दोगे और सब कुछ सही रहा तो क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब देखो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको INC 11 में। किसे मिलेगा, INC 11। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ आपको एक नंबर मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, सिन नंबर। पूरा नाम है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये बेटा 21 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का, 21 डिजिट का। पहला डिजिट या तो L लिखा होगा या तो U लिखा होगा। L कब लिखा होगा, जब लिस्टेड कंपनी है। U कब लिखा होगा, जब अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, तो पहला डिजिट क्या लिखा होगा, L और U। आगे के 5 डिजिट में इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे के 2 डिजिट में स्टेट, किस स्टेट में आपकी कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है, आगे की 3-4 डिजिट में ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कौन से साल में आप इनकॉर्पोरेट हुए हो। आगे के 3 डिजिट में ओनरशिप। कहने का मतलब क्या, अगर प्राइवेट कंपनी है तो लिखा होगा PTC, अगर पब्लिक कंपनी है तो लिखा होगा PLC, अगर 1 पर्सन कंपनी है तो लिखा होगा OPC, अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो लिखा होगा NPO। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। और आगे की 5 डिजिट जो होगी वो होगी, 6 डिजिट, सीरियल नंबर असाइंड बाय ROC। सीरियल नंबर असाइंड बाय ROC। देखिए पहले डिजिट में क्या लिखा हुआ है, L या U। L कब लिखा होगा, जब लिस्टेड होगा। U कब लिखा होगा, जब अनलिस्टेड होगा। आगे के 5 डिजिट में इकोनॉमिक एक्टिविटी, कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। आगे के 2 डिजिट में स्टेट, महाराष्ट्र होगा तो MH, दिल्ली होगा तो DL, बिहार होगा तो BH, झारखंड होगा तो JH। ठीक है, सिर्फ कोड वर्ड लिखा होगा। कितने डिजिट हो गए बेटा, 8 डिजिट हो गए। फिर आगे के 4 डिजिट में ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2017, 13, 1999 जो भी है। ठीक है,
और फिर 3 डिजिट में ओनरशिप। ओनरशिप में पब्लिक कंपनी होगा तो पीएलसी, प्राइवेट कंपनी होगा तो पीटीसी, 1% कंपनी होगा तो ओपीसी, और 6 डिजिट ये सीरियल नंबर होते हैं बेटा आरओसी का। ठीक है, देखो सब मिला के देखो हो गए टोटल 21, 6 और 2 8 और 4 12 और 3 15 और 6 21 डिजिट का क्या होता है बेटा सिन नंबर। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछ लेता है। सिन नंबर का पूरा डिटेल लिखो शॉर्ट नोट्स में। समझ में आ गया सिन नंबर की बातें कैसे होती है? कोई डाउट? पक्का? तो ये आपका बेटा सिन नंबर। तो अभी तक जो आपने बातें सीखी है वो इनकॉर्पोरेशन कौन कौन सी कंपनी की सीखी? लेस देन 7 सब्सक्राइबर और मोर देन 7 सब्सक्राइबर। लेस देन 7 सब्सक्राइबर के लिए कौन सा मेथड है? स्पाइस प्लस। ठीक है, कौन सा मेथड है? स्पाइस प्लस। अभी तक मैंने 1% कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं सिखाया, 1% कंपनी का सिखाता हूं। इतनी बातें समझ में आ गई? तो हमने लेस देन 7 सब्सक्राइबर और मोर देन 7 सब्सक्राइबर की इनकॉर्पोरेशन हमने सीख ली। अब सीखते हैं कि 1% कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। 1% कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, तो आपके नोट्स में देखो 1% कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मैंने अलग से लिख रखा है। पेज नंबर बताता हूं, 1 मिनट। देखिए पेज नंबर शायद 42 के आसपास होगा, है ना? पेज नंबर 42 पे देखो बेटा आपको 1% कंपनी का इनकॉर्पोरेशन लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर ओपीसी इनकॉर्पोरेट होती कैसे और ओपीसी क्या होता है। ओपीसी का मतलब है एक ऐसा कंपनी जहां पे 1% ही क्या होगा बेटा मेंबर होगा। एक ऐसा कंपनी जहां पे 1% ही क्या होगा मेंबर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपीसी। ठीक है, देखिए ओपीसी किस किस फॉर्म में बनाई जा सकती है, तो बोला लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। ओपीसी किस फॉर्म में बनाई जा सकती है? 3 फॉर्म में, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। क्लियर है? ओपीसी के मिनिमम डायरेक्टर होंगे 1 और मैक्सिमम होंगे 15। ओपीसी के मिनिमम डायरेक्टर होंगे, मिनिमम मेंबर होंगे 1 और मैक्सिमम भी कितना होगा? 1। ओपीसी के मिनिमम नंबर ही मेंबर कितना होगा? 1। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 1, मिनिमम डायरेक्टर 1, मैक्सिमम कितने? 15। याद रहेगा? चलिए ओपीसी पे याद है अपन ने वो जो रोटेशनल ऑफ ऑडिटर वाला कंसेप्ट पढ़ा था, वो ओपीसी पे अप्लाई नहीं होता है। ओपीसी पे रोटेशनल ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से। ओपीसी कौन ओपन कर सकता है? बोला इंडियन सिटीजन ही ओपीसी ओपन कर सकता है। इंडियन सिटीजन ओपीसी ओपन कर सकता है और रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब सेम वही जो इनकम टैक्स में पढ़ रखा है, 182 डेज और मोर। याद आ रहा? 182 डेज और मोर। ठीक है, तो देखो ओपीसी कौन ओपन कर सकता है? ओनली इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट इन इंडिया। कोई फिरंगी आके बेटा इंडिया में ओपीसी ओपन नहीं कर सकता क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। ठीक है, अच्छा सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। एक टाइम पे आप एक ही ओपीसी ओपन कर सकते हो। कल बताया था ओपीसी ओपन करने के लिए आपको अपने नीचे नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा। भाई कल के दिन तुम्हें कुछ हो गया तो नॉमिनी क्या बन जाएगा तेरा? ओपीसी। ठीक है, तो देखो नीचे लिखा when a natural person being a member of 1% company in accordance with the rule become a member of another such company by virtue of his being nominee। ध्यान से सुनो बेटा, अगर मान लो तुम किसी कंपनी, मेरा ओपीसी है, मान लो मेरा ओपीसी है अमित ट्यूशन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरा ओपीसी है। ठीक है, अब मैंने अपने नीचे नॉमिनी को अपॉइंट कर रखा है, तो क्या मैं किसी कंपनी का शेयर्स ले सकता हूं? बोला ना। लेकिन क्या मिस्टर अमित ले सकता है? यस, मेरे नाम पे ही ओपीसी है, मैं नहीं ले सकता, लेकिन मिस्टर अमित पक्का ले सकता है क्योंकि मिस्टर अमित कौन है? इंडिविजुअल है। लेकिन ओपीसी जो है अमित प्राइवेट लिमिटेड वो नहीं ले सकता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का याद रहेगा। तो मिस्टर अमित ले सकता है, जो उसका सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है ओपीसी का वो ले सकता है, लेकिन ओपीसी क्या नहीं ले सकता? किसी दूसरे कंपनी का शेयर्स नहीं ले सकता। एक टाइम पे एक ही ओपीसी। ठीक है, नॉमिनी किसी को भी अपॉइंट करो, माइनर नहीं होना चाहिए। नॉमिनी किसी को भी अपॉइंट करो, माइनर नहीं होना चाहिए। तो माइनर कैन नॉट बिकम अ नॉमिनी। अच्छा मुझे बताओ, मैं किसी कंपनी का नॉमिनी हूं तो क्या मैं अपना ओपीसी खोल सकता हूं? बोला ना।
मैं किसी कंपनी का नॉमिनी हूं तो मैं अपना ओपीसी नहीं खोल सकता हूं। सर क्या ओपीसी को प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं? बोला कर सकते हैं, लेकिन 2 साल के बाद कर सकते हैं, लेकिन 2 साल के बाद। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 2 साल के अंदर में मुझे कन्वर्जन करना है तो आपका एक कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो। नॉर्मल प्रोविजन क्या है कि आप बेटा ओपीसी को 2 साल के बाद ही कन्वर्ट कर पाओगे, लेकिन अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो गया या टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया तो आप 2 साल के अंदर में भी क्या कर पाओगे? कन्वर्ट कर पाओगे। तो ये तो था ओपीसी का बेसिक प्रोविजन। अब बात करते हैं सर ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कैसे करें। सेम वही प्रोविजन बेटा। अब मुझे बताओ ओपीसी में कितने मेंबर होंगे? ओनली 1। तो कौन सा वाला फॉर्म लगेगा जल्दी बताओ? स्पाइस प्लस यानी आईएनसी 32, ठीक है। अब इसके साथ क्या जाएगी बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कौन से फॉर्म में? आईएनसी 33, आईएनसी 34 जाएगा। फिर कौन सा फॉर्म जाएगा? आईएनसी 8, फिर आईएनसी 9, फिर आईएनसी 10, फिर आईएनसी 22, फिर डीआईआर 12, ठीक है। अब ध्यान से, ओपीसी का एक ही डायरेक्टर होगा तो आपको अलग से डिन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप इसी फॉर्म के थ्रू डिन भी अलॉट करवा सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बोला था स्पाइस प्लस का जो फॉर्म है वो अप टू 3 डायरेक्टर तक चलेगा। 3 से ज्यादा होगा तो फिर आपको डीआईआर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और एक फॉर्म कौन सा लगेगा? आईएनसी 35, दैट इज अजाइल प्रो। आ रही है बातें समझ में? जब ये सारा चीजें फाइल करोगे सब कुछ सही रहा और इसके साथ 2 फॉर्म और अटैच होती है बेटा। नॉमिनी अपॉइंट करना है। जैसे मान लो मैंने अपनी ओपीसी ओपन की, मैंने जया को नॉमिनी अपॉइंट किया, तो भैया जया से पहले पूछ तो लूं कि भाई तुम मेरा नॉमिनी बनना चाहते हो या नहीं। तो जया से पूछने के लिए फॉर्म कौन सा? आईएनसी 3, ठीक है। अब मुझे बताओ मैंने अपना नॉमिनी जया को बनाया है, ये आरओसी को सपना आएगा क्या? नहीं ना, सपना दिखाना पड़ेगा। आईएनसी 4। आ रही है बातें समझ में? तो जब मैं किसी को नॉमिनी अपॉइंट करूंगा तो उससे पहले पूछूंगा भैया तू मेरा नॉमिनी बनना चाहता है या नहीं, तो आईएनसी 3। और कभी भी उस नॉमिनी में कोई भी चेंज करना है तो आईएनसी 4। आई बातें समझ में? मान लो अभी मैं जया को हटा के आरिका को नॉमिनी बना रहा हूं तो भी मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इससे पहले आईएनसी 3 लेना पड़ेगा और फिर आईएनसी 4 में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर जया को हटा के मैंने आरिका को रखा है। आ रही है बातें समझ में? तो जितनी बार आप नॉमिनी के साथ छेड़खानी करोगे उतनी बार आईएनसी 3 आईएनसी 4 जाएगा। अगर ये सारी बातें सेटिस्फाइड होगी तो क्या मिल जाएगा आपको? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या मिल जाएगा आपको? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? क्लियर हो गया? समझ में आ गई सारी बातें? तो ये था बेटा ओपीसी कंपनी का क्या? इनकॉर्पोरेशन। अभी सीखेंगे एनपीओ को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, एनपीओ को लाइसेंस कैसे दिया जाता है। ये सिर्फ किसका था? ओपीसी का। आजिए उसी पेज पे देखिए, पेज नंबर 44 पे आपको लिखा हुआ है प्रोविजन रिलेटिंग टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अंडर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखने बेटा सारे फॉर्म्स, एग्जाम में सब लिख के आना है। किसी एक फॉर्म के बारे में डिटेल पूछ लेगा आपको। चलिए अभी हम क्या सीख रहे हैं बेटा? एनपीओ। ध्यान से सुनो। सबसे पहले नॉन प्रॉफिट कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। लाइक एजुकेशन, लाइक चैरिटी, लाइक हॉस्पिटल, ठीक है, टेम्पल, इन सब का क्या है बेटा? प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, एनवायरनमेंट क्लियर है, आर्ट्स है, वेलफेयर टू द सोसाइटी है, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की 2 बातें याद रखना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी डिविडेंड नहीं दे सकती। समझ में आया? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं दे सकती बेटा? डिविडेंड नहीं दे सकती। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो भी फंड या पैसा रिलीज होगा वो ओनली वेलफेयर टू द सोसाइटी में लगाना है, ठीक है। आप अपने ऑब्जेक्ट को कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते प्रॉफिट मेकिंग में। अगर कन्वर्ट करना है तो फिर आपके ऊपर हम कंपनी लॉ के सारे सेक्शंस लगा देंगे, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं? आपका बिजनेस ही क्या है? नॉन प्रॉफिट मेकिंग। आपका बिजनेस ही क्या है? नॉन प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। अब ध्यान से,
इसको इनकॉर्पोरेट करने का दो तरीका होता है। एग्जिस्टिंग कंपनी एनपीओ में कन्वर्ट हो रही है या फिर मैं नया एनपीओ बना रहा हूं। एग्जिस्टिंग कंपनी किस में कन्वर्ट हो रही है? एनपीओ में, या फिर मैं नया एनपीओ बना रहा हूं। तो दोनों हम बेटा अलग अलग तरीके सीखेंगे। पहले बात करते हैं कि अपन को नया एनपीओ बनाना कैसे है। तो देखो, नया एनपीओ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा INC12। ध्यान से, अगर लेस देन 7 मेंबर होंगे तो फिर वही एस्पाइस वाला लगेगा क्योंकि वो ऑनलाइन रूट है, और 7 से ज्यादा होंगे तो ये वाला लगेगा। आई बातें समझ में? INC12, साथ में इसका आर्टिकल जाता है बेटा 13 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जाएगा, और INC31 में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जाएगा। 13 में क्या जाएगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और INC31 में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब यहां पे एक फॉर्म जाएगा बेटा INC14। याद है अपन ने अभी INC8 पढ़ा था, सेम ये INC14 वही है। मतलब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या चाहिए? डिक्लेरेशन। ठीक है। दूसरा, उसके बाद हमें डिटेल देना होगा किसके? जितने भी यहां पे मेंबर हैं उनके डिटेल्स। INC15, वहां पे क्या था? INC10, वहां पे क्या था? INC10, यहां पे क्या है बेटा? INC9। जो भी आपके डायरेक्टर्स हैं उनकी ऑथेंटिकेशन किसमें? INC9 में। अगेन रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल INC22 में। डायरेक्टर्स जो भी उस कंपनी के होंगे DIR 12। सारी फॉर्म सेम रहेगी, बस फॉर्म चेंज क्या हो रही है? इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म INC12, मेमोरेंडम का फॉर्म 13, आर्टिकल का फॉर्म 31। ठीक है। और जितने भी PCS की सिग्नेचर लेनी है किस में लेनी है? INC14 में। बाकी सारा प्रोसीजर बेटा सेम है। यहां पे भी क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। यानी यहां पे ज्यादातर क्या मिलता है बेटा? लाइसेंस। क्या ग्रांट होती है आपको? लाइसेंस। ये प्रोविजन तब अप्लाई होना जब तुम पहली बार कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पहली बार कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। अब अगर तुम्हारी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको तुम एनपीओ में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मुझे बताओ क्या उसको इनकॉर्पोरेट करना है या लाइसेंस इशू करना है? ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है ना, उसको सिर्फ क्या इशू करना पड़ेगा? हमें लाइसेंस इशू करना पड़ेगा। तो अभी हम सीख रहे हैं, ये कौन सी कंपनी थी? एग्जिस्टिंग कंपनी को तुम क्या कर रहे हो बेटा? सॉरी, नई एनपीओ तुम बना रहे हो। अभी हम क्या सीख रहे हैं? एग्जिस्टिंग कंपनी को एनपीओ में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो देखो, एग्जिस्टिंग कंपनी को अगर एनपीओ में कन्वर्ट करना है तो अगेन फॉर्म तो बेटा सेम है। INC12, INC31 और INC13। 31 में AOA और 13 में MOA। ठीक है। अब ध्यान से, फिर से कौन सा फॉर्म लगेगा? INC14, सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी का। अब ध्यान से, जब ये फॉर्म फाइल करोगे उसके साथ बहुत चीजें अटैच करना बेटा। क्या? लास्ट 2 इयर्स का मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट चाहिए, मतलब अकाउंट ऑडिटेड अकाउंट चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है। बोर्ड रिपोर्ट चाहिए। क्लियर है। फिर उसके बाद शॉर्ट डिटेल्स चाहिए बेटा एसेट एंड लाइबिलिटी का। शॉर्ट डिटेल चाहिए किसका? एसेट एंड लाइबिलिटी का। पिछले 1 मंथ का। पिछले 1 मंथ में तुम्हारे पास कौन कौन सी एसेट और लाइबिलिटी थी? एस्टिमेटेड आपको इनकम बताना पड़ेगा। आने वाले सालों में आप क्या इनकम कमाने चाहते हो, कितना कमाओगे, उसका एस्टिमेटेड इनकम डिटेल बताना पड़ेगा। फिर रिजोल्यूशन बताना पड़ेगा। याद है, शेयर होल्डर से रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा। भाई एग्जिस्टिंग कंपनी को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? एनपीओ। पहले प्रॉफिट मेकिंग थी, अभी क्या हो जाएगी? नॉन प्रॉफिट। तो शेयर होल्डर से तो पूछना बनता है ना, शेयर होल्डर से पूछोगे। और फिर वही बेटा, जितने भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होंगे उसका डिटेल किस में जाएगा? INC15 में। इसके बाद आपको एक एडवर्टीजमेंट इशू करना पड़ेगा बेटा INC26 में। लोगों को भी तो बताना पड़ेगा कि कल तक जो कंपनी आपकी कौन सी थी? प्रॉफिट मेकिंग, वो अब किस में कन्वर्ट हो रही है? एनपीओ में कन्वर्ट हो रही है। तो INC26 में आपको पब्लिक नोटिस निकालना है। कौन से न्यूज़पेपर में? इंग्लिश, हिंदी और वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में आपको क्या निकालना है बेटा? नोटिस निकालनी है। ठीक है। अब वो लोग क्या करेंगे बेटा? अपोजिशन करेंगे, तो उनको 21 डेज का टाइम देना है। अब 21 डेज के बाद वो लोगों ने जो भी कमेंट पास किया उसकी डिटेल किसको भेजनी है? ROC को। अब अगर ROC को लगता है कि यस एवरीथिंग इज करेक्ट, तो वो क्या इशू कर देगा? आपको लाइसेंस इशू कर देगा। क्या इशू कर देगा? आपको लाइसेंस इशू कर देगा। अब ध्यान से सुनो,
यहां पे दो फॉर्म इशू होंगे बेटा, INC 16 और INC 17। 16 में लाइसेंस उस एनपीओ के लिए होगा जो पहली बार इनकॉर्पोरेट हो रही है, और 17 में लाइसेंस उस कंपनी के लिए होगा जो एग्जिस्टिंग है। 16 में जो पहली बार हो रही है और 17 में उस कंपनी का लाइसेंस रहेगा जो एग्जिस्टिंग कंपनी को आपने किस में कन्वर्ट किया, एनपीओ में। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो बेटा, लॉमेकर क्या बोल रहा है कि ये सारा काम करके आपको सिर्फ क्या मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सिर्फ क्या मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन से फॉर्म में, INC 11 में। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको COB लेना पड़ता है बेटा। क्या लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सेक्शन नंबर 10A में मिलेगा। कौन से सेक्शन में मिलेगा, 10A में मिलेगा। अब ये 10A सेक्शन क्या बोलता है कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने के लिए बस दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर दो। सबसे पहला, विदिन 180 डेज, विदिन 180 डेज जितने भी तुम्हारे सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, जितने भी तुम्हारे सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, आपके नोट्स में सेक्शन 11 लिखा होगा बेटा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, वो आज के दिन खत्म हो गया, अमेंडमेंट आ गया। वो सेक्शन खत्म होकर क्या बन चुका है, सेक्शन 10A। क्या बन चुका है वो, सेक्शन 10A। अब सेक्शन 10A क्या बोलता है कि हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको कब देंगे, बस दो कंडीशन सेटिस्फाइड करो। पहला कंडीशन, विदिन 180 डेज, विदिन 180 डेज जितने भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है उन्होंने अपना अपना प्रॉमिस जो बोला था कि हम 1000 शेयर्स लेंगे, 2000 शेयर्स लेंगे, 5000 लेंगे, ले लिया हो। समझा? विदिन 180 डेज क्या कर रखा हो, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ने अपने प्रोमिसेस फुलफिल कर दिया। फॉर एग्जांपल, मैं 7 लोग मिलकर कंपनी ओपन कर रहा हूं, मैंने बोला था 1000 शेयर्स लूंगा, दूसरे ने बोला था 3000 लूंगा, चौथे ने बोला था 5000 लूंगा। तो जिसने जितने शेयर्स की कमिटमेंट की थी 180 डेज के अंदर में आपने वो शेयर्स ले रखे हो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि सर आपके जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर ये दो काम हो जाता है तो ही आप अपना बिजनेस कमेंस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। याद रहेगा, बहुत सिंपल सेक्शन है, लिख लो इसको ऐसे ही शॉर्ट में कि 10A क्या बोलता है, विदिन 180 डेज के अंदर में जितने भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम उन्होंने क्या कर दिया हो, पेमेंट कर दिया हो अपने अपने कमिटमेंट का, अपने अपने ऑब्लिगेशन का, एंड रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या हो चुका है, फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो ही आपको क्या मिलेगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अदरवाइज आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिलेगा। याद रहेगा पक्का? तो ये सेक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में सेक्शन 10A। क्यों, अमेंडेड सेक्शन है, पहले ये नहीं था। तो याद क्या रखना है, विदिन 180 डेज। याद बहुत सिंपल है बेटा, याद रखना, विदिन 180 डेज सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ने अपने अपने कमिटमेंट फुलफिल कर दिए हैं और कंपनी का फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, कंपनी का बिजनेस कमेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक ध्यान से जरा बात समझो। सर अगर हम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का स्टेज देखें तो इनकॉर्पोरेशन का स्टेज क्या है, यहां से प्रमोटर ने काम शुरू किया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला और फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला। ठीक है, मुझे बताओ कंपनी का वजूद कब आया, यहां पे इससे पहले कोई वजूद था क्या, नहीं। प्रमोटर ने यहां से यहां तक लाने में बहुत सारे एक्सपेंस किए होंगे। ठीक है, इस एक्सपेंस को बोलते हैं प्री एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, प्री एक्सपेंस। अब बताओ, क्या प्रमोटर ने ये एक्सपेंस अपने लिए किया है, किसके लिए किया है, कंपनी के लिए। तो इस एक्सपेंस के लिए लायबल कौन होगा, कंपनी क्यों हो भाई, लायबल तो प्रमोटर होगा क्योंकि कंपनी का तो वजूद ही नहीं है। वजूद में कब आया वो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद। तो लॉ, अब मुझे बताओ अगर लॉ मेकर ये बोले कि सारा एक्सपेंस प्रमोटर करेगा तो क्या प्रमोटर किसी कंपनी को प्रमोट करेगा, बिल्कुल ना करे। क्यों, क्योंकि प्रमोट होने के बाद कंपनी अपने नाम से रन करेगी या प्रमोटर के नाम से, अपने नाम से। तो लॉ मेकर ने एक प्रोविजन डाला, बोला कि जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तो जो कंपनी होगी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करेगी। रेटिफाई का मतलब ये है, सॉरी नोवेशन करेगी। क्या करेगी बेटा, नोवेशन करेगी। नोवेशन का मतलब ये है, पहले कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना था, प्रमोटर और वेंडर के बीच में। वेंडर मतलब सेलर, सप्लायर। अब किसके बीच में बनेगा, प्रमोटर, कंपनी और वेंडर। इसको क्या बोलते हैं, नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले किसके बीच में बना था, प्रमोटर
वेंडर और सॉरी पहले प्रमोटर और वेंडर के बीच में, अभी किसके बीच में बनेगा? प्रमोटर, वेंडर और कंपनी। इसको क्या बोलते हैं? नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद रहेगा। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखेगा कंपनी कि भैया प्रमोटर ने जितने भी खर्चे किए थे वो मेरे लिए किया था, जो भी तुम्हें क्लेम करना हो मुझसे क्लेम करना। इसको बोलते हैं नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्री एक्सपेंस के लिए कौन लायबल हो जाएगा? कंपनी। आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होगा? नोवेशन। तभी याद है जब मैंने पीजीईपी का चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे प्री एक्सपेंस कंपनी को 5 सालों में बेनिफिट मिलता है, 5 इंस्टॉलमेंट में। जो भी प्री एक्सपेंस होगा 5 ईयर में आपको इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे मिलेगा। समझ में आया या नहीं आया? इसको बोलते हैं बेटा प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। उसके बाद नीचे देखो आपको एमसीए क्लैरिफिकेशन करके कुछ लिखा हुआ है, वो मत पढ़ना, सीआरसी करके, सिर्फ आपको प्री इनकॉर्पोरेशन तक ही पढ़ना है। उसके बाद जो भी लिखा हुआ है सब हटा देना। बातें समझ में आ गई? तो ये था बेटा आपका हाउ टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। इस चैप्टर का सरदर्द ये है कि इसमें फॉर्म नंबर कितने थे? तकरीबन 20 के आसपास करीब फॉर्म्स थे। देखा जाए तो फॉर्म सारे रिपीट हो रहे बार बार, बस जेन्युइन फॉर्म्स कितने थे? ओनली 20 के आसपास बेटा जेन्युइन फॉर्म्स थे। आया समझ में? तो ये था बेटा आपका प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इसमें से किसी एक कंपनी का खास बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है बेटा ओपीसी का, 1% कंपनी का ज्यादा आएगा और एनपीओ का ज्यादा आएगा।